morning student. I am Banpal Maurya. Today we discuss in class 12th new chapter molecular basis of inheritance. In previous class we discussed about inheritance pattern. पिछले कक्षा में हमने इनहेरिटेंस पैटर्न, मेंडल के रूल, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताएंगे। हमने पिछले चैप्टर में अपने इनहेरिटेंस पैटर्न तथा उस पैटर्न के जेनेटिक आधार के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे जेनेटिक मटेरियल्स एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है ना। मेंडल के समय तक वे फैक्टर जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को रेगुलेट करते थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर इसके बाद लगभग 100 ईयर्स बाद ये जेनेटिक मटेरियल्स के नेचर के बारे में आइडेंटिफाई किया गया। तो जेनेटिक मटेरियल के नेचर के बारे में जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ उसका, तब हम उसको मॉलिक्यूलर बेसिस पर उसको क्या करने लगे, स्टडी करने लगे। तो इसके बाद हम आज आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताएंगे कि जो मेंडल्स के फैक्टर थे जो इनहेरिटेड होते थे उनका केमिकल नेचर क्या होता है, वो कैसे बने होते हैं और वे किस प्रकार से कार्य करते हैं। इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो अधिकतर ऑर्गेनिज्म में, यानी जब मेंडल ने अपने नियम दिए या उनके द्वारा नियम जो एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो फैक्टर थे जो इनहेरिटेंस पैटर्न को रेगुलेट करते थे उनके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन लगभग 100 ईयर्स बाद, लगभग 100 वर्षों के बाद उस फैक्टर के केमिकल नेचर के बारे में पता किया गया और देखा क्या गया कि अधिकतर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड था। क्या था? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कहने का मतलब वो क्या था, डीएनए। वो क्या था? डीएनए। तो वो डीएनए था। फिर इसके बाद ये भी देखा जा चुका कि डीएनए क्या होता है कि उसका जो केमिकल नेचर होता है वो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होता है और यह न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो लिविंग सिस्टम है इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। जो लिविंग सिस्टम है, अगर हम बात कर ले पूरी लिविंग सिस्टम की, लिविंग सिस्टम की बात कर ले तो इस लिविंग सिस्टम में 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। जो फैक्टर हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और पूरे लिविंग सिस्टम में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं डीएनए और दूसरे को कहते हैं आरएनए, ठीक है। तो डीएनए का जो पूरा मीनिंग होता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए को क्या कहते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं
कि द लिविंग सिस्टम में 2 टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैक्सिमम एनिमल्स में जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो डीएनए होता है। मैक्सिमम एनिमल्स में क्या होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें कि कुछ ऐसे जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हम कह लें वायरस जो होते हैं, तो वायरस में मैक्सिमम जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो आरएनए होता है। कौन क्या होता है वायरस में, अगर जेनेटिक मटेरियल्स की बात करें तो मैक्सिमम वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसको हम आरएनए कहते हैं। और आरएनए जो है वो कई रूपों में कार्य करता है। मोस्टली आरएनए जो होते हैं वो मैसेंजर का काम करते हैं। मोस्टली आरएनए क्या किसका काम करते हैं, मोस्टली जो आरएनए होते हैं वो मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, तो वो मैसेंजर का काम करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो एडाप्टर, स्ट्रक्चर, क्लास तथा कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। तो मोस्टली जो वायरस होते हैं उनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए। लेकिन जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें लगभग जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। आरएनए मैसेंजर आरएनए की तरह कार्य करता है, जो इंफॉर्मेशन को हमेशा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाता है और उसके हिसाब से साइटोप्लाज्म में किसी भी सेल्स में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जो कैटालिटिक की तरह कार्य भी करते हैं। किस तरह, कैटालिटिक की तरह से। तो आप न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर तथा उसके प्रकार, मोनोमर, यूनिट, लिंकेज और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर कैसे बनती हैं, इनके बारे में ऑलरेडी पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में डीएनए के स्ट्रक्चर, उसके रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होता है उसको जेनेटिक कोड, और जो प्रोटीन से किस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल्स के फैक्टर कंट्रोल होते हैं या उसके फेनोटाइपिक कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, और प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। इन सारी चीज़ों को प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग और रेगुलेशन से संबंधित आधारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम क्या बता रहे थे कि इन दिस चैप्टर वी स्टडी डीएनए स्ट्रक्चर, replication of DNA, how DNA converted into RNA, and how genetic code are created and perform their function, and how protein synthesis occur, and which sequence of amino acid to form protein sequence या प्रोटीन फॉर्मेशन सीक्वेंस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से प्रोटीन के ट्रांसलेशन में जो प्रोसेस होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम आपको बता दें, पिछले के समय में ह्यूमन जीनोम की स्थिति में न्यूक्लियोटाइड के कंप्लीट सीक्वेंस के निर्धारण से जीनोमिक के न्यू एरा का आरंभ किया गया था। यानी ह्यूमन के जीनोम में स्थित जो न्यूक्लियोटाइड हैं
उनके कंप्लीट सीक्वेंस के निर्धारण पर किसी भी जीनोमिक या किसी भी इंडिविजुअल्स के जीनोमिक का नए सिरे से नए युग का क्या हुआ, उसके प्रारंभ हुआ। इस चैप्टर के लास्ट में हम सेक्शन इन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के आवश्यक पहलुओं और उनके जो मेन निष्कर्ष हैं, या हम उसके कह लें कि उसके जो रिजल्ट हैं, इनका स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के लास्ट में सेक्शन में ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के आवश्यक पहलुओं और उसके परिणामों का जो स्टडी किया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे के सेक्शन में, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों डीएनए मोस्ट अबुंडेंट जेनेटिक मटेरियल तथा इसका आरएनए के साथ क्या संबंध होता है। इस चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा कि जितने भी लिविंग सिस्टम है, मॉलिक्यूलर बेसिस पर इनहेरिटेंस करने से पहले, मॉलिक्यूलर बेसिस पर इनहेरिटेंस करने से पहले वो कौन सी चीज़ें हैं, उनके केमिकल नेचर क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम किसको स्टडी करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें कि न्यूक्लिक एसिड इज ए टाइप ऑफ सब्सटेंस। न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक प्रकार का टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस which have acidic group and it is the polymer of nucleotide unit, and nucleotide unit are composed of three basic components. Thus we can say that nucleic acid is the polymer of nucleotide, and nucleotide are made up of nitrogenous base, pentose sugar and phosphoric acid. कोई भी न्यूक्लिक एसिड थ्री सबस्टेंस से क्या होती हैं, कंबाइंड करके बनती हैं। तो हमें कह सकते हैं एट ए टाइम ऑफ Mendel's the nature इसमें हम आगे की तरफ चलते हैं। एट ए टाइम ऑफ मेंडल, यहाँ पे हम कह सकते हैं एट ए टाइम ऑफ मेंडल, एट ए टाइम ऑफ मेंडल at a time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance, regulating the pattern of inheritance was not clear.
तो ये कह सकते हैं कि मेंडल के समय में जो फैक्टर थे जो रेगुलेट करते थे इनहेरिटेंस पैटर्न के, उसके बारे में कोई क्लियर कट जानकारी नहीं थी। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर, लेकिन लगभग 100 सालों के बाद जो इसका पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल इन्वेस्टिगेटेड किया गया, ठीक है, वो क्या था कि रियलाइज्ड दैट इज द डीएनए। जो क्या किया गया, रियलाइज किया गया कि ये जो फैक्टर है वो किसके होते हैं, डीएनए के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड are those chemical substances which is polymer of न्यूक्लियोटाइड। तो हम क्या कह सकते हैं, विच इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। विच इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लिक एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच इज polymer of nucleotide and it transmit genetic information from one generation to another generation, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, कौन ले जाता है, वो न्यूक्लिक एसिड ले जाती है। कौन ले जाता है, न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या करती है, लीड कराती है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होती है, इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड आर polymer of nucleotide unit। न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आर 2 टाइप्स। फर्स्ट डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, फर्स्ट DNA, और सेकेंड है RNA। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी, यहाँ पे दिखा सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड, इसको क्या कहते हैं हम, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों हैं, ये मोस्टली एनिमल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्टली it is found in animal, और ये मोस्टली प्लांट में पाए जाते हैं, मोस्टली फाउंड इन वायरस एंड सम प्लांट। ये मैक्सिमम वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है आरएनए होता है, जिसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ईच न्यूक्लिक एसिड आर ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट। सो वी कैन स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है डीएनए या हम डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, किस प्रकार से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर हम बोल दिए, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। Structure of polynucleotide chain, DNA और RNA। तो इसकी स्टडी हम प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, और इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। आज इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, कल इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे।